हेलो एवरीवन, आज आप पढ़ने जा रहे हैं सर्फेस केमिस्ट्री का थर्ड वॉल्यूम कोलाइडल स्टेट। आपको बता दें कि इस कोलाइडल स्टेट का फर्स्ट स्टडी थॉमस ग्राहम के द्वारा किया गया और थॉमस ग्राहम ने प्रैचमेंट पेपर या एसपीएम से किसी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन के विस्तृत होने के आधार पर, पारगम्य होने के आधार पर इन्होंने सब्सटेंस को दो भागों में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट क्रिस्टलॉइड और सेकंड कोलाइड्स। क्रिस्टलॉइड क्या होता है स्टूडेंट और कोलाइड्स क्या होता है थॉमस ग्राहम के अनुसार? तो क्रिस्टलॉइड वे सभी सब्सटेंस होते हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन एसपीएम से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से परमिएबल होता है, मतलब पारगम्य होता है। मतलब ये है कि आप तो पहले ये जानते हैं कि एसपीएम क्या है, द मेम्ब्रेन विच इज परमेबल ओनली फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नॉट टू सॉलिड मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड एसपीएम। तो एसपीएम जो आप यूनिट 2 में पढ़े थे वही एसपीएम, उसी का एक एग्जांपल है प्रैचमेंट पेपर। तो प्रैचमेंट पेपर से विस्तृत होने के आधार पर, पार करने के आधार पर, पारगम्य होने के आधार पर, परमिएबल होने के आधार पर थॉमस ग्राहम ने यह बताया कि सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलॉइड और एक कोलॉइड। जिसका एक्वस सॉल्यूशन एसपीएम से परमिएबल होता है वो क्रिस्टलॉइड कहलाता है, और जिसका एक्वस सॉल्यूशन एसपीएम से परमिएबल नहीं होता है वो कोलॉइड्स होता है। तो चीनी पानी, नमक पानी, ये सब का जो सॉल्यूशन है इनके अनुसार ये क्रिस्टलॉइड होता है, और जो कोलॉइड्स हैं इनका एक्वस सॉल्यूशन एसपीएम से पारगम्य नहीं होता है, जैसे स्टार्च, गम्स, जिलेटिन, ये सब। लेकिन आपको बता दें स्टूडेंट कि अगर हम नमक को वाटर में डिसॉल्व करें और एसपीएम से छाना जाए तो वो वास्तव में परमिएबल होता है, लेकिन उसी नमक को बेंजीन में घोलें और एसपीएम से छाना जाए तो वो परमिएबल नहीं होता है। तो यहां नमक को जब वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो क्रिस्टलॉइड के रूप में सामने आ रहा है, और जब उसी सॉल्ट को, उसी NaCl को अगर हम बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो एसपीएम को पार नहीं कर रहा है, तो वो इनके अनुसार कोलाइड्स हो गया। तो यहां थॉमस ग्राहम का ये स्टेटमेंट कि कोलाइड पदार्थ का एक टाइप है, ये पूरा का पूरा गलत हो गया, क्योंकि इनके अनुसार यहां यह डिफाइन किया गया था कि कोलाइड एक सब्सटेंस का टाइप है, जो कि पूरा का पूरा गलत साबित हुआ, क्योंकि हमने एक ही सब्सटेंस को क्रिस्टलॉइड साबित किया और उसी सब्सटेंस को कोलाइड भी साबित कर दिया। तो चलते हैं इसके डिटेल स्टडी पर। वास्तव में आपको बता दें स्टूडेंट कि कोलाइड ये पदार्थ का, सब्सटेंस का टाइप नहीं है, ये सब्सटेंस का स्टेट है, मतलब अवस्था है। और वास्तव में एक ही सब्सटेंस का 3 तरह का सॉल्यूशन बन सकता है, ये उसके साइज पर, उसके पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, यानी कि सब्सटेंस के सॉल्यूशन का जो ये टाइप का स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं, ये पार्टिकल के साइज के आधार पर करने जा रहे हैं। यानी कि पार्टिकल के साइज के आधार पर सब्सटेंस के सॉल्यूशन के टाइप का यहां स्टडी करने जा रहे हैं। तो 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है जो आप 10th क्लास में पढ़कर आए हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, आप कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन ये 10th क्लास में भी पढ़े हैं। ये वास्तव में ट्रू सॉल्यूशन स्टूडेंट होमोजीनियस होता है। इसको आप, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इसको नेक्ड आई या माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है। ये 10 पावर 3 pm से भी स्मॉलर साइज के, 10 पावर 3 pm से इनका साइज, इनके पार्टिकल का छोटा होता है। या नैनोमीटर में बात करें तो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है इनके पार्टिकल का साइज। और इसका एग्जाम्पल है शुगर वाटर का सॉल्यूशन या सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि ये काफी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पार्टिकल बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, और ये एसपीएम या फिर जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है सबको मतलब पार कर जाते हैं, पारगम्य होते हैं। अब बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का।
कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। इस होमोजीनियस का मतलब ये है स्टूडेंट कि इसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब सभी जगह एक समान रूप से वितरित होता है, उसको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। और यहां देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें पार्टिकल का साइज 10³ pm से 10⁶ pm के बीच होता है और इसके पार्टिकल का साइज इस ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा और इस सस्पेंशन से छोटा होता है। अगर नैनोमीटर में बात करें तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है इसके पार्टिकल का साइज। ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसको भी आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये था कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। अब बात करते हैं सस्पेंशन। ये भी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक समान रूप से पूरे सॉल्यूशन में वितरित नहीं होते हैं और इसके पार्टिकल का साइज 10⁶ pm से अधिक या 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। इसको आप नेक्ड आई से भी देख सकते हैं और ये ना ही पैराचमेंट पेपर ना ही मतलब कि सेलोफेन किसी भी प्रकार के एसपीएम से पारगम में नहीं होते, परमेबल नहीं होते, इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ये मतलब बड़े साइज के होते हैं और इसको आप माइक्रोस्कोप की सहायता से या नेक्ड आई से दोनों तरह से देख सकते हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। 3 तरह का हमने बताया, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप का। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में आपको इतना नॉलेज इस डिस्कशन से हो गया कि वास्तव में कोलाइडल जो है स्टेट कोलाइडल के बारे में कि कोलाइडल सॉल्यूशन एक पदार्थ का स्टेट है न कि टाइप। तो ये एक ही सब्सटेंस का 3 तरह का सॉल्यूशन डिपेंड होता है। ये वास्तव में डिपेंड करता है उसके पार्टिकल के साइज पर। पार्टिकल का साइज इस रेंज में होगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। तो हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन से पहले फेज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का। फेज मतलब क्या स्टूडेंट, ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि फेज मतलब क्या। जैसे आप सॉल्यूशन के बारे में जब पढ़ रहे थे यूनिट 2 में तो बताया गया था सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। होमोजेनियस मिक्सचर बोला गया था क्योंकि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। और दूसरा चीज ये बताया गया था कि देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहां भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि जिस तरह से सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, उसी तरह कोलाइडल सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। जो स्थान सॉल्यूशन में सॉल्यूट का है वही स्थान कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज का है। जो प्लेस कोलाइडल सॉल्यूशन में मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का है वही यहाँ डिस्पर्सन मीडियम का है। मतलब आपके भाषा में ये इसका सॉल्यूट है और ये इसका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट की जगह आप डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे और सॉल्वेंट की जगह डिस्पर्सन मीडियम। जैसे मिल्क को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया क्योंकि ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, मिल्क को वाटर में डिसॉल्व किया तो आपने, तो मिल्क कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज और वाटर कहलाएगा डिस्पर्सन मीडियम। जैसे चीनी पानी को घोलते हैं तो चीनी शुगर जो है वो क्या है, सॉल्यूट है और पानी क्या है, सॉल्वेंट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि चीनी पानी का जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है और हम हेट्रोजीनियस कोलाइडल सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है। तो डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट और डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट की जगह पर बोला जाएगा या होता है। अब टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आप लोगों को याद होगा कि जब सॉल्यूशन पढ़े थे तो सॉल्यूशन में बताया गया था देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन 9 टाइप का होता है। उसी तरह यहाँ डीपी और डीएम मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन 8 टाइप का होता है। 9 टाइप का क्यों नहीं होता है ये आपको लास्ट में इसी डिस्कशन में भी बताया जाएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से बता दें। डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेज, डीएम मतलब डिस्पर्सन मीडियम। तो ये सॉल्यूट का रोल निभा रहा है, ये सॉल्वेंट का इस कोलाइडल सॉल्यूशन में।
तो डीपीडीएम के फिजिकल स्टेट के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन 9 टाइप का होता है। पहला गैस सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन, गैस लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन, तीसरा लिक्विड गैस, मतलब गैस सॉलिड का क्या मतलब है, गैस को डिसॉल्व किया गया है सॉलिड में, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है, यहां लिक्विड को गैस में डिसॉल्व किया गया है, यानी ये डिस्पर्शन मीडियम है। और ये डिस्पर्स फेज, डीपी मतलब डिस्पर्स फेज मतलब सॉलिड, सॉलिड का ये फिजिकल स्टेट है, यानी कि डिस्पर्स फेज का ये फिजिकल स्टेट है, ये डिस्पर्शन मीडियम का फिजिकल स्टेट है। अब आपको यहां बता दें स्टूडेंट कि गैस को जब हम सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो यहां जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसका नाम होता है इस केमिस्ट्री के दुनिया में सॉलिड फॉर्म। और गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसको फोम कहते हैं। जो जब लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करते हैं, जिस कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है उसको एरोसॉल कहते हैं, और लिक्विड को लिक्विड में जब डिसॉल्व करते हैं तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को इमल्सन कहते हैं। और जब हम लोग लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को जेल कहते हैं। और जब हम सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करते हैं तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को एरोसॉल बोलते हैं। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट कि ये सभी कोलाइडल सॉल्यूशन का नेम है। अब एग्जाम में कैसे आता है, जैसे मान लीजिए आ गया कि सॉलिड फोम जो है, जब सॉलिड फोम का फॉर्मेशन, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब डिस्पर्स फेज गैसेस फॉर्म में हो और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड फॉर्म में हो तो वहां कौन से टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉलिड फोम, फोम, एरोसॉल, इमल्सन, तो जवाब होगा सॉलिड फोम। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि जब डिस्पर्स फेज यहां लिक्विड स्टेट में हो और डिस्पर्शन मीडियम जो है सॉलिड स्टेट में हो तो कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, तो इमल्सन, एरोसॉल, जेल, तो आंसर होगा जेल। तो आप समझ सकते हैं कि ये सभी कोलाइडल सॉल्यूशन के नेम है और ये उसके एग्जाम्पल। इससे भी पूछा जा सकता है कि रबर इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन सॉलिड फोम, फोम, एरोसॉल, इमल्सन, तो आंसर होगा सॉलिड फोम। मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, जेल, एरोसॉल, सॉल्व, तो एग्जाम्पल होगा मिल्क, इमल्सन का। यानी कि जब लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन इमल्सन कहलाता है। तो मिल्क एग्जाम्पल होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो भी कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन का, इमल्सन। ये सभी कोलाइडल सॉल्यूशन के नेम है, यानी ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन है। कब कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन का नेम पड़ेगा वो यहां पर पता चल रहा है कि अब लिक्विड को गैस में हम डिसॉल्व करेंगे तो वहां जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको एरोसॉल कहेंगे। जब वहां लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे तो उसको जेल कहेंगे। तो इसमें जो एग्जांपल्स है स्टूडेंट, जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन का नेम है, जो ये पूरा टेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आया है बहुत सारे कंपटीशन में, 12th क्लास में भी, इसलिए बहुत अच्छे से इसको आप प्रिपेयर करेंगे, ध्यान देंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। आपको याद करना है इस कोलाइडल सॉल्यूशन का नेम कि जब सॉलिड लिक्विड डिसॉल्व होता है सॉल्ट तैयार होता है, सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करते हैं एरोसॉल। अब आ गया बारी उस टाइम उस क्वेश्चन का कि हमने पूछा था कि जब सॉलिड सॉलिड डिसॉल्व करते हैं तो 9 टाइप का सॉल्यूशन बनता है, लेकिन जब डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम को मिक्सअप करते हैं यानी कि सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये 8 ही टाइप का क्यों बनता है। कारण है स्टूडेंट कि गैस को गैस में जब मिक्स करते हैं तो हमेशा होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है, और होमोजीनियस सॉल्यूशन कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन तो हेटेरोजीनियस होता है। तो गैस गैस का जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है, वो जब बनेगा तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बन सकता है। इसलिए यहां कोलाइडल सॉल्यूशन के इस टेबल में गैस गैस से नहीं प्रिपेयर किया सकता है कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि वो होमोजीनियस होता है और ये पूरा हेटेरोजीनियस। अब कुछ टर्म है जिसको आपको बता दे। अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो तो वो सॉल कहलाएगा। अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम मतलब अगर हम लिक्विड में कोई चीज डिसॉल्व करें तो वहां उस कोलाइडल सॉल्यूशन को सॉल कहते हैं। अगर अल्कोहल में डिसॉल्व करें तो वो अल्कोसोल कहलाता है। अगर डिस्पर्शन मीडियम हमारा बेंजीन हो, बेंजीन में कोई चीज घोलते हैं तो बेंजोसॉल कहलाता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोसोल कहलाता है। और जहां डिस्पर्शन मीडियम एयर होता है, एयर, तो वो एरोसॉल होता है। तो यह डिस्पर्शन मीडियम के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन का नेम पड़ रहा है। अगर लिक्विड होगा तो वो सॉल होगा, अगर अल्कोहल होगा डिस्पर्शन मीडियम के फॉर्म में
तो वो कहलाएगा अल्कोहल। बेंजीन होगा डिस्पर्शन मीडियम के फॉर्म में, बेंजीन में घोला जाएगा कोई चीज तो वो हो जाएगा बेंजोसॉल। वाटर में डिजॉल्व होगा हाइड्रोसॉल और एयर में डिजॉल्व होगा एरोसॉल। तो ये था स्टूडेंट आज का क्लास। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।